के बीच में बातें चल रही थी और बादशाह अकबर को केशव का काम काफी पसंद आया। जो वो नक्काशी कर रहा था, जो वो कार्विंग कर रहा था, तो उसे बादशाह अकबर को केशव का काम काफी अच्छा लगा। तो चलिए हम आगे देखेंगे क्या होता है। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में केशव से पूछा, मतलब बड़े प्यार से पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला मतलब जितना पूछा था उतना ही आंसर किया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो बादशाह अकबर ने केशव से कहा, क्या तुम नक्काशी करना सिखाओगे? मुझे उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तो केशव तो अब बड़ी उलझन में था, बहुत परेशानी में था कि क्या करना चाहिए। केशव बहुत हैरान भी था कि बादशाह अकबर को मैं कैसे क्या सिखाऊंगा, नक्काशी करना वो उनका काम थोड़ी ना है। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तो बादशाह अकबर ने केशव से कहा, तो अगर तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे तो मुझे हथौड़ा और छेनी भी चाहिए होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो केशव फटाफट अपने पिता के पास गया और छेनी हथौड़ा उनसे लिया और फटाफट उल्टे पांव लौट आया। मतलब इधर उधर कहीं नहीं, ना किसी से बात करी, ना कुछ करा, वापस उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो अकबर तो अब बैठ गए फ्रेंडली वे में। ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि वो बादशाह है और वो एक मामूली सा बच्चा है। तो वो उससे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बात करने लग गए। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, मतलब वो घबरा गया कि बादशाह अकबर कुछ गलत समझ रहे हैं। तो केशव ने कहा, दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं और ये ठीक नहीं लगता। तो केशव क्या कहना चाह रहा था कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं और आप यहाँ बैठ गए हैं और मेरे साथ ये नक्काशी सीख रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, अनमने बिना मन के। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो अकबर ने केशव को समझाते हुए कहा कि मैंने पिछले हफ्ते मिट्टी से भरी डलिया, डलिया क्या होता है बच्चों? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो मिट्टी से भरी हुई डलिया ढोने में किसी की मदद करी थी उन्होंने। तो बादशाह ने कहा, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, मतलब अभी भी वो कंफ्यूज था, बिल्कुल उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। तो जब बच्चे क्या करते हैं, शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कैसे उन्हें डॉट्स दी जाती हैं, लाइनें दी जाती हैं नोटबुक पे, तो जब भी वो लिखना सीखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे केशव बादशाह अकबर को सिखा रहा था, नक्काशी करना सिखा रहा था। तो सबसे पहले वो लकीरें बनाना सीखेंगे, उसे खुरचेंगे लकीरों को। तो केशव ने बादशाह अकबर को एक कोयले का टुकड़ा दिया जिससे वो लकीरें खींचते और एक आसान सा नमूना बनाकर दिया। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो केशव ने लकीर बना के दे दी कोयले के टुकड़े से। कोयला आपको पता है, कोयला एक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जिससे खाना बनाने में उसका प्रयोग होता है। तो वो उससे अगर क्या है, वो एक चौक का भी काम कर रहा है यहाँ पे। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी। तो आपने देखा था वो केशव किससे कर रहा था नक्काशी? छेनी से, और हथौड़े को उस पे वार कर रहा था छेनी पे, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। तो अकबर को तो ये काम अभी नहीं आता था, वो सीख रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही वार करा हथौड़े का, तो वो जो कटाव था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया
और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। तो केशव, अकबर को तो ये काम नहीं आता था और केशव को काफी अच्छा आता था, एक छोटी सी उम्र में ही। तो हथौड़े को वो आहिस्ता से मारने के लिए कह रहा था और उसने करके भी दिखाया बादशाह अकबर को कि ऐसे करना है। और उसने बताया बादशाह अकबर को कि उन्हें आंखें क्या है थोड़ी बंद करके रखिए, नहीं तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं वो उनकी आंखों में भी घुस सकते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। तो चलिए अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर बच्चों तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया था भारत में। लगभग पूरे भारत में और कुछ एरिया जो था अफगानिस्तान का भी था वो भी अकबर के अंडर था, अकबर के कंट्रोल में था। अब वापस हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अनाड़ी बच्चों क्या होता है? अनाड़ी का मतलब होता है एक ये विशेषण यूज करा गया है। अनाड़ी का मतलब टैलेंटलेस, जिसे कोई काम नहीं आ रहा है। और वयस्क मतलब जवान, जो कि शारीरिक रूप से पूरा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी कि जैसे कि अगर आप अपनी दादी को या आपकी मम्मी को मोबाइल चलाना नहीं आता, ठीक है, आप उन्हें बता देते हैं कि यहाँ से यूट्यूब ऑन होगा, यहाँ से ये होगा, तो आप उन्हें बताते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो तो आपसे उम्र में बड़े हैं, वयस्क हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, लेकिन वो टैलेंटलेस हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, लेकिन आपको आ रहा है। तो आप कैसा प्राउडली फील नहीं करते कि अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं आ रहा, ये ऐसे करो वैसे करो। तो एक अच्छा सी फीलिंग आती है कि देखो दादी को तो या मम्मी को तो अभी तक ये आता भी नहीं है और मुझे आता है। तो बच्चों यही स्थिति यहाँ पे केशव की है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। तो वो ध्यान से देख रहा था कि अकबर ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। तो आंखों के माथे पे क्या होता है, सलवटें सी आ जाती हैं जब गुस्सा आता है आपको। तो जरा से अकबर कोई गलती करते तो केशव तुरंत अब उसकी त्योरियां चढ़ जाती, तुरंत उसे गुस्सा आ जाता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो अकबर बार बार केशव से पूछ रहे थे क्या ये सही है, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति मतलब राय ना मिलना। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब अकबर केशव को देख रहे थे कि वो कैसे काम कर रहा है। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद सारे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तो हमने देखा कि और भी संगतराज वहां बैठे हुए थे, तो सारे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे, मतलब उनमें भी जानने की इच्छा हो रही थी कि ये दोनों बैठे क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। तो जो उसने पत्थर पे डिजाइन बनाया हुआ था ना, तो केशव वो ही नहीं बना रहा था, अपनी तरफ से भी और डिजाइन भी जोड़ रहा था, जिससे वो डिजाइन बेहद खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार का मतलब है बच्चों एक बड़ा आर्टिस्ट बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? केशव ने कहा, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। कि अकबर कह रहे थे केशव को, एक बार ये महल तैयार हो जाएगा हमारा, फिर लोग आगरा से यहाँ आएंगे और यहाँ पे रहने लगेंगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा।
इन कारखानों में मेरी सल्तनत के, जो मेरे एम्पायर है, जो मेरा किंगडम है, मेरे किंगडम के सबसे बढ़िया फनकार, जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार, जो बच्चे वो शिल्पकार होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो सारी चीज डिजाइन करते हैं, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, जो गलीचे, जो कारपेट होती है ना नीचे बिछती है, उनको जो बनाने वाले होते हैं, संगत राज जो कि केशव था, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो केशव बहुत खुश हुआ कि इतने बड़े बादशाह ने उसकी बड़ाई करी। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो यहाँ पे कंधा थपथपाने का मतलब है उसे शाबाशी देना, ये एक मुहावरा प्रयोग करा गया है। अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जानने की उत्सुकता माने जानने की इच्छा रखना। तो बड़ी उत्सुकता से पूछा, हुजूर, क्या आप दोबारा भी आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, मैं जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। तो वो इतना एक्साइटेड था कि बादशाह अकबर उसके साथ बैठे, बादशाह अकबर ने उसके साथ नक्काशी करी और उसकी हौसले अफजाई करी और उसकी पीठ भी थपथपाई। तो वो काफी खुश था और अपनी सारी मुलाकात वो सब संगत राशों से शेयर कर रहा था, उन्हें बता रहा था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। तो बच्चों, जब आप ज्यादा खुश होते हो तो फिर क्या है, जब भी नींद नहीं आती, वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। तो उसके पिता ने, केशव के पिता ने केशव से कहा, तुम तो अभी से ही इतने मशहूर हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो केशव ने अपने पिता से कहा, बादशाह सलामत ने मुझे कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। तो केशव अपने पिता से कहता है, हमारे बादशाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं और नेक हैं। पिता ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो केशव अपने पिता से पूछता है कि बादशाह के पास तो आगरा में इतने सारे महल हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, फिर वो फतेहपुर सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। अब बच्चों, देखते हैं कि बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे थे। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। तो बादशाह अकबर की संतान नहीं थी जब, तो बहुत ही परेशान रहते थे कि उनको संतान नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। वे बहुत से साधु संतों, फकीरों के पास गए। साधु संतों क्या होते हैं, जो दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, उन्हें हम साधु संत कहते हैं। किसी एक बंदे के लिए ये विशेषण के रूप में भी और यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये व्यक्ति तो साधु संतों जैसा है, मतलब कि ये बहुत ही भला आदमी है। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, जो कि उन्होंने ही बादशाह को बताया उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। तो ये ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही बादशाह अकबर को बताया थे कि उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में, तो उनके सम्मान में जिन्होंने बादशाह को ये बताया था कि उनकी 3 संतानें होंगी, तो ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का इसीलिए बादशाह अकबर ने फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है।
क्योंकि जिन्होंने बताया था उनका नाम क्या था, ख्वाजा सलीम चिश्ती, तो इसीलिए बादशाह ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं और एक नया शहर बनेगा, इसीलिए हम पत्थरों को क्या कर रहे हैं, तराश रहे हैं, उस पे कार्विंग कर रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। उनिंदी आवाज में बोलने का मतलब आधी नींद में। वो काफी थक चुका था, पूरे दिन से काम कर रहा था, पहले तो बादशाह अकबर के साथ, और फिर उसके बाद उसने जितने भी संगत राज थे उन्हें बताता बताता ही वो थका नहीं था कि मैंने बादशाह अकबर के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।